नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की करते हैं और उत्तराखंड में मंगलवार से 18 मई की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि 17 मई को स्थिति का आकलन कर आगे का फैसला लिया जाएगा और दुकानों को खोलने के लिए आज 1 बजे तक छूट दी गई है। वहीं बाकी दिन दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेंगी। साथ ही दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी होगी। इसके साथ शादियों में अधिकतम लोगों की संख्या 50 से घटाकर अब 20 कर दी गई है। शव यात्रा में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान वैक्सीनेशन कराने वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जा सकेंगे। उन्हें इजाजत होगी। प्रदेश में 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 11 तारीख 6 बजे से लेके और 18 तारीख 6 बजे तक 7 दिन कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम हो सके और आम आदमी के जीवन की रक्षा की जा सके। जिस तरह इस कर्फ्यू के दौरान तमाम गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दुकानों को पूर्णतः दुकानें बंद रहेंगी। राशन की दुकानें मात्र 13 तारीख को अलाउ की गई हैं 7 बजे से 10 बजे तक। वहीं उत्तराखंड में आज से 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। अकेले देहरादून जिले में ऋषिकेश, देहरादून, डोईवाला, विकासनगर में वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी ड्राइव देहरादून के हरिद्वार बाईपास रोड स्थित राधा स्वामित सत्संग भवन में चलेगी, जहां पर 5 बड़े बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत सुबह 10:30 बजे वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। डीएम वैक्सीनेशन स्थल का जायजा ले चुके हैं। उत्तराखंड में 18 से 44 साल के 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होना है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले तो ये बताइए, वैक्सीनेशन ड्राइव की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ा सवाल है कि अभी तक जो कोरोना कर्फ्यू और कल से जो कोरोना कर्फ्यू लागू होने जा रहा है, इसमें अंतर क्या है? देखिए, मैंने कहा अभी तक जो कोविड का कर्फ्यू था उसमें 12 बजे तक दुकानों को खुला रखने की छूट थी। जो आवश्यक सेवाएं की है, चाहे वो सब्जियों की दुकान हो, राशन की दुकान हो या फिर जो यातायात था, उसको 12 बजे तक छूट दी गई थी। लेकिन अब इसे हम कम्प्लीटली लॉकडाउन भी कह सकते हैं। हालांकि सरकार लॉकडाउन शब्द कहने से बची है और इसे कोविड कर्फ्यू का नाम दिया गया है। लेकिन अब केवल सुबह 7 से 10 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी, जिनमें सब्जी, फ्रूट्स और दूध की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं। लेकिन जो राशन की दुकानें हैं वो कम्प्लीटली बंद रहेंगी। केवल इस दौरान 18 मई तक केवल 13 तारीख को राशन की दुकानें खुलेंगी, वो भी 7 से 10 बजे तक 3 घंटे के लिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आप अंतर जनपदीय भी अगर आप आवागमन करते हैं, परिवहन करते हैं, तो आपको ठोस कारण बताना होगा कि क्यों आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी बॉर्डर पर कड़ाई से सख्ती से प्रतिबंध होगा। और खासकर मैदानी क्षेत्रों जैसे जिलों से, जहाँ आप देहरादून से, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से या फिर पौड़ी के कोटद्वार जैसे मैदानी क्षेत्रों से अगर आप पहाड़ की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बॉर्डर पर आरटीपीसीआर या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। तो सरकार की कोशिश ये है कि कम से कम इन 7 दिनों में वो लोगों का आवागमन प्रतिबंधित करें, ताकि लोग कम से कम इन 7 दिनों के लिए जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका स्वरूप कुछ पिछले साल के लॉकडाउन जैसा ही है, भले ही लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। और एक जो बड़ा सवाल है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, तैयारी कैसी है? ज्यादातर जगहों पर दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं कि जितने लोग वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं, वैक्सीन की उतनी डोज है नहीं। उत्तराखंड की क्या स्थिति? देखिए, मैंने कहा वैक्सीनेशन को लेकर अब हम देख रहे हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि कल भी जब पोर्टल खोला गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो चंद घंटों के भीतर ही जो आज का स्लॉट था वो फुल हो चुका था। देहरादून में जो सबसे बड़ी ड्राइव जिस सेंटर पर चलने वाली है वो राधा स्वामी सत्संग भवन है और मैं अभी उसी में मौजूद हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की गई हैं और खासकर इसी को देखते हुए कि लोग
बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराने उमड़ेंगे, क्योंकि 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन होगा। और इस बार की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें एक खास बात यह है कि जब पहले हॉस्पिटल्स में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा था, लेकिन इस बार हॉस्पिटल से बाहर के प्लेसेस चुने गए हैं ताकि जो कोविड का संक्रमण है, हॉस्पिटल फुल है, वहां पर ऐसी कोई खतरे वाली बात ना हो। और बिल्कुल लोगों के मन में डर भी नहीं रहेगा। हॉस्पिटल जाना और किसी दूसरे सेंटर पर जाना, इन दोनों के बीच मनोवैज्ञानिक फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों के मन पर। धन्यवाद सुनील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो तैयारी बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में की गई है कि बड़ी संख्या में लोगों को अब वैक्सीनेट किया जाए। हालांकि 1 मई से पूरे देश में शुरुआत हुई 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की, लेकिन वैक्सीन की कमी को देखते हुए ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख पर शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 5,890 नए केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 180 लोगों की जान भी चली गई। देहरादून में कोरोना के 2,419 सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। रविवार को 2,731 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं और ये राहत की बात है। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो ये 74,000 के पार पहुंच चुकी है। और इधर सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के कार्यक्रम क्या है ये हम आपको बता दें। हल्द्वानी अल्मोड़ा का दौरा करेंगे आज मुख्यमंत्री। कोविड के हालात को लेकर ये दौरा होना है। दोपहर 12 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे, अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत करेंगे। वो दोपहर 3 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे और यहां पर कोविड कंट्रोल को लेकर उठाए जा रहे कदमों और अस्पतालों के इंतजामों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बात की और उत्तराखंड में कोरोना के हालात पर चर्चा हुई। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति के बारे में पीएम मोदी ने जानकारी ली है और उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। कोरोना के हालात पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बात की थी और उत्तराखंड में हालात क्या हैं इस बारे में जानकारी ली थी। अपडेट लेने के साथ ही प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि उत्तराखंड को जो भी मदद की जरूरत होगी केंद्र की ओर से हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद फोन पर हुई बातचीत की जानकारी ट्वीट कर सभी लोगों को दी है और साथ ही प्रधानमंत्री का आभार भी जताया उन्होंने। कोरोना की दूसरी लहर से इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी संकट में है। इंसान बीमारी से बच रहा है तो सड़क पर जानवर भूखे हैं। हालांकि नैनीताल में कुछ डॉग लवर ऐसे भी हैं जो सामने आए हैं इनकी रक्षा के लिए। नैनीताल के रितेश की सुबह सड़क के इन बेजुबानों के साथ शुरू होती है। कर्फ्यू से बंद बाजार में भूखे आवारा कुत्तों के लिए रितेश रोजाना ब्रेड और दूध लाते हैं। उसके बाद इनको जगह जगह पर जाकर खिलाते हैं। रितेश की इस मुहिम में उनके साथी भी उनकी मदद करते हैं। जैसे भूख जैसे सबको लगती है, हमें भी लगती है, तो इनके लिए थोड़ा खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हमने कोशिश करी कि जितना भी हमसे वो बन पड़ता है तो इनके खाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोग भूखे ना मरे। और भूख के कारण फिर थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं तो जिससे और लोगों की शिकायत भी रहती है। तो कोशिश ये है कि इनको जैसे तैसे करके इनको भोजन की मुहैया कराया जाए। नैनीताल में स्ट्रीट डॉग होटलों और रेस्टोरेंट के खाने पर निर्भर थे, लेकिन 23 अप्रैल से बंद होते होटलों रेस्टोरेंट से इनको भूखा छोड़ दिया। खाना न मिलने से स्ट्रीट डॉग लोगों पर हमला भी कर रही है। में इनके लिए बिल्कुल भी कुछ की सुविधा नहीं हो पा रही है सर, क्योंकि इस बार जो है ये सारे रेस्टोरेंट होटल यहाँ के सब बंद हो गए हैं और ये जो मेन डिपेंड है वो इन्हीं से है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए भी मुहैया करवाया जाए। सरकार कहे अगर इनको एक टाइम का भी खाना अगर मिलता है तो शायद बच जाए सर। बहरहाल रितेश सागर समेत इन डॉग्स लवर की मुहिम से न सिर्फ इन कुत्तों को हमलावर होने से बचाया जा रहा है बल्कि इन बेजुबानों को भूख से भी बचाया जा रहा है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो लॉकडाउन में सभी पर असर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो आवारा जानवर ही हैं, जिन्हें ना तो कुछ खाने को मिल रहा है और न ही बीमार जानवरों को इलाज मिल पा रहा।
ऐसे में हरिद्वार में रहने वाली कौशल्या देवी आवारा कुत्तों और गायों को भोजन करा रही हैं, घायल जानवरों का इलाज भी करवा रही हैं। कौशल्या देवी के मुताबिक पड़ोसियों को आपत्ति भी होती है, लेकिन वे मानवता का धर्म निभा रही हैं। अपने दिल से बस ऐसे ही हुआ कि भाई ये चलो हैं जानवर हैं, इनको खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए। ऐसा बात नहीं, मैं कुत्तों की नहीं, मैं गाय की क्या पक्षी कोई भी घायल देखती हूँ उनको भी मैं अपने घर में ले आती हूँ। इधर पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के बीच नगर पालिका अध्यक्ष खुद सड़कों पर उतरकर सैनिटाइज करने का जिम्मा अपने हाथों में उठाया। आलम यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष खुद ही सड़कों के साथ ही दुकानों को भी सैनिटाइज करने में जुटे हैं। इधर कोविड इलाज के नाम पर अस्पताल अब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। देहरादून में पुलिस और प्रशासन हेल्थ विभाग की संयुक्त टीम ने केशव अस्पताल पर छापेमारी की और हॉस्पिटल में टीम को कोरोना के 12 मरीज मिले, जबकि इस अस्पताल के पास कोविड मरीजों के इलाज के लिए कोई इजाजत नहीं है। साथ ही अस्पताल तय फीस से ज्यादा फीस मरीजों से वसूल रहा था। छापेमारी में अस्पताल के दस्तावेज सील किए गए। जांची साथ ही हेल्थ विभाग को जांच के लिए भेजा गया है। के विरुद्ध लग रहा था कि कोविड पेशेंट ले रहे हैं, तो सीएमओ सर की जो जांच की उन्होंने उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि कोविड पेशेंट ले रहे हैं और जो नियम विरुद्ध है। तो सर क्या कार्रवाई अब आगे इसमें रहेगी? इसमें एक संयुक्त रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई हेतु सीएमओ सर को प्रेषित की जाएगी, जो तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कार्रवाई के लिए हम मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा बता दिया गया है, अवगत करा दिया है। अब जो भी आगे कार्रवाई होगी उसके बाद किया जाएगा। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है, लेकिन लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही है तो फिर ऑक्सीजन जा कहां रही है? क्या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी ये भीड़ देहरादून के सेलाको स्थित एक ऑक्सीजन प्लांट की है। यहाँ तीमारदार को एक ऑक्सीजन सिलेंडर और सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार से लेकर देहरादून जिला प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है आप देख सकते हैं। व्यवस्थाओं की हाल तब है जब देहरादून देश के 10 उन टॉप मोस्ट जिलों में शुमार है जहाँ कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। मैं देहरादून से आया हूँ। 4 दिन से रोज आ रहा हूँ यहाँ पर जी। तो कल 2 बजे आया था, 7:30 बजे सिलेंडर लेके गया। बड़ी दिक्कत परेशानी भूख प्यास में, और हमारा बहुत सीरियस है। ये देहरादून से रोज आता हूँ, रोज लेके जाता हूँ। शहर में देहरादून में कहीं नहीं मिल रही देरी। घर में किसको है दिक्कत? मेरे चाचा बीमार है। चाचा बीमार? हाँ जी जी। बहुत सीरियस हालत है। इसी बीच प्रशासन ने राजधानी के 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की ज्यादा खपत दिखाए जाने को लेकर छापे की कार्रवाई की। 50 और 45 बेड के इन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन लॉग बुक न भरे जाने समेत कई तरह की खामियां मिली। इन हॉस्पिटल्स का ऑक्सीजन ऑडिट भी किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि क्या इशू इनके साथ आ रहे हैं। कई बार ये होता है कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक्स होते हैं जहां से सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लेकिन हमारे कई ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर सिलेंडर के माध्यम से सप्लाई होती है। तो सिलेंडर के माध्यम से जब सप्लाई होती है तो उसमें हमें कुछ रिजर्व सिलेंडर्स भी रखने पड़ते हैं। बहरहाल ऑक्सीजन को लेकर किल्लत बरकरार है। मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने और उस पर भी ब्लैक मार्केटिंग होने से गणित गड़बड़ा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड का कोटा 123 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 183 मीट्रिक टन तो कर दिया है, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी जमशेदपुर और दुर्गापुर के प्लांट से उठाई नहीं जा सकी है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में अगर बेवजह आप घर से निकलकर नियम तोड़कर मनमानी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए पुलिस का कैदी वाहन तैयार है और आपकी ही तलाश में है। जी हां, राजधानी में कोविड कर्फ्यू में बेवजह घूमने वाले आवारा किस्म के लोगों को दून पुलिस ने सख्त सबक सिखाना शुरू किया है। इन्हें कैदी वाहन में बैठाकर गली मोहल्ले से ले जाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी है। देखिए, लगातार हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उनको पालन करें, उनको फॉलो करें। तब भी कई बार इस तरीके के इंसिडेंट्स आ रहे हैं जहां पर कि लोग जो है उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। उसी को देखते हुए आज शाम हम लोगों ने जो बाहर बेवजह निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और जो बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने मिशन हौसला के तहत आम जनता के सहयोग से कोरोना पीड़ित लोगों की मदद के लिए प्लाज्मा डेटा तैयार करना शुरू किया है, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। डीजीपी अशोक कुमार ने निजी संस्थाओं के साथ मिलकर राज्य की सभी पुलिस लाइन में एंटीबॉडी टेस्ट कैंप लगाया, जिसमें एंटीबॉडी टेस्ट कराए जा सकते हैं। देहरादून में डीजीपी ने भी परिवार समेत एंटीबॉडीज टेस्ट कराया और लोगों से प्लाज्मा डोनेशन की अपील की। लोग बाग अपने एंटीबॉडी टेस्ट करा सकें। जो लोग ब्लड डोनेशन के इच्छुक हैं उनका एंटीबॉडी टेस्ट हो जाए, तो जब वो खुद कोरोना से ग्रसित रहे हैं तो जरूर दूसरे लोगों की मदद करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। उनके प्लाज्मा डोनेशन से हो सकता है किसी और की जान बच जाए। इधर नैनीताल लोकसभा सांसद नैनीताल से अजय भट्ट ने कोरोना की लड़ाई में अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ 6 लाख रुपए दान दिए। अजय भट्ट ने 300 जंबो सिलेंडर के लिए 45 लाख और एक ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी इतने ही पैसे दिए हैं। जंबो सिलेंडर 300 नग यानी कि 300 जिनकी संख्या होगी, कीमत लगभग 45 लाख रुपए, और ऑक्सीजन प्लांट एक वहां पर लगाने का विचार है जो 45 लाख का ही होगा। पल्स ऑक्सीमीटर्स 2000 कम से कम ये आने चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह से 1 करोड़ 6 लाख रुपया सांसद निधि से हमने अवमुक्त कर दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर कोटद्वार के बेस अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट से अस्पताल में होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में जानकारी ली। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर से आने वाली ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन से यहीं बैठा हूँ कि हमारी कोशिश है कि हर हालत में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाए, और मुझे लग रहा है कि अब हमारी मेहनत, हमारा जो प्रयास है वो सफल होते हुए दिख रहा है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि लगातार ऑक्सीजन प्लांट पर इंजीनियर रात दिन काम कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक हमारा ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल ऑपरेट शुरू हो जाएगा। और बात मौसम की कर लेते हैं। कई जगहों पर मौसम ने करवट ली है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। उत्तरकाशी में बड़कोट के धार मंडल क्षेत्र में जमकर बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। सब्जी के साथ ही आड़ू, अखरोट जैसी नकदी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसान अब परेशान है। इस बुलेटिन में इतनी ही खबरें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है।